बच्चों, हम आपको आज सेकंड चैप्टर पढ़ा देते हैं जो कोई नहीं पढ़ाएगा, सरफेस केमिस्ट्री। कौन सा चैप्टर? सरफेस केमिस्ट्री। कहोगे आपने यही चैप्टर क्यों लिया? ये चैप्टर इसलिए लिया क्योंकि ये नीट के सिलेबस से आउट है और आपको जनरली कोई पढ़ाएगा नहीं, इसीलिए हमने ये सब चैप्टर ले लिया। पहला सॉलिड स्टेट पढ़ा दिया और दूसरा सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा दिया, बिल्कुल बोर्ड्स के लिए। ये जो भी पढ़ा रहे बेटे वो बिल्कुल बोर्ड्स के लिए है, इनको किसी दूसरे एग्जाम से लेना देना नहीं है। एक टर्म होता है एडजॉर्प्शन। एक्चुअली में एडजॉर्प्शन का मतलब होता है सरफेस पर पार्टिकल का जमा होना। ध्यान से सुन लो, सरफेस पर किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर कोई पार्टिकल यदि इकट्ठा हो रहा है तो इसको आप एडजॉर्प्शन बोलोगे। आप नया कपड़ा पहन के जाते हो, सरफेस पर धूल लग जाता है, इसका मतलब है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ पार्टिकल क्या हो गए हैं, आके एक्यूमुलेट हो गए हैं। तो फेनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस कहाँ पर, कहाँ बेटा? ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड इन कंपैरिजन टू बल्क। ठीक है, बल्क के कंपैरिजन में इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। ठीक है, अच्छा, ये इसका होने का इसके होने का वजह हम यहाँ समझा दें, उसके बाद समझ में आएगा। जैसे मान लो कोई सरफेस ले लिए, इसमें हमने दो पार्टिकल कनेक्ट कर लिया, एक नीचे और एक ऊपर, एक अंदर में सॉलिड के, एक ऊपर। जिस पार्टिकल को आपने अंदर में कनेक्ट किया है, आपने सोचा है उस पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 लग रहा है, एफ नेट कितना लग रहा है? 0। मगर जिस पार्टिकल को आपने सरफेस पर सोचा है ना, इस पार्टिकल पर एक इनवर्ड फोर्स लग रहा है, इसको बोलते हैं एफ नेट। इसका 0 नहीं होगा और इसको नाम देते हैं बेटा रेसिड्यूअल फोर्स। कौन सा? रेसिड्यूअल फोर्स। इसका मतलब सरफेस के जितने भी सरफेस आपको दिख रहे हैं, इन सभी सरफेस के पर ऐसे ऐसे पार्टिकल होंगे और इन पार्टिकल पर अंदर की ओर फोर्स होगा। तो अब अंदर तो ये पार्टिकल जा नहीं सकते क्योंकि अंदर पार्टिकल भरे हैं, तो होगा क्या? जो भी पार्टिकल इनको दिखेंगे आसपास, उनको क्या कर लेंगे, ये अपने सरफेस पर चिपका लेंगे ताकि अपने फोर्स को कम कर सके। तो ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है? ये लिखा है ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स ऑन द सरफेस। ठीक है, इन सरफेस पर अनबैलेंस फोर्स होता है और उसी को रेसिडुअल फोर्स को कम करने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, द सब्सटेंस ऑफ सरफेस एडजॉर्प्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड। अच्छा, इसमें दो टर्म, इस पर चिपका बेटे, जिस पर चिपका उसको एडजॉर्बेंट कहते हैं। बेंट मतलब समझना, इस पर डेंट पड़ा, गाड़ी पर जिस पर डेंट पड़ता है उसको समझ लो डेंट गाड़ी पर पड़ता है, तो गाड़ी ये हुआ, ये सरफेस प्रोवाइडर है। जिस पर एक्यूमुलेट हुआ मतलब जो सरफेस दिया उसको एडजॉर्बेंट, और जो चिपका, जो आके ये जो चिपक रहा है ना, इसको एडजॉर्बेट कहेंगे। एडजॉर्बेट, समझ में आ रहा है? तो देखिए, द सबस्टांस विच इज एब्जॉर्ब, देखो द सबस्टांस ऑन द सरफेस ऑफ विच, तो जिसके सरफेस पर हुआ, सरफेस प्रोवाइडर एडजॉर्बेंट, और जो एडजॉर्ब हुआ एंड सबस्टांस विच एडजॉर्ब इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट क्या कहते हैं बेटा? एडजॉर्बेट। तो एक टर्म हुआ एडजॉर्बेंट, जिसके सरफेस पर चिपका, और जो चिपका हुआ एडजॉर्बेट। समझ में आ गया? जैसे मान लो यहां पर दिया हुआ है, इसके सरफेस पर चिपका है तो ये एडजॉर्बेंट है, और ऊपर वाला चिपका है तो एडजॉर्बेंट है। समझ में आ गया? अब देखो, जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे गैस किसी मेटल सरफेस पर चिपक रहा है तो इसको ऑक्लूजन बोला जाता है, जैसे हाइड्रोजन ओवर प्लेटिनम। ठीक है, हाँ जी, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो कहता है एडजॉर्ब सरफेस, एडजॉर्ब इज कॉल्ड। अच्छा, यदि इकट्ठा होना एडजॉर्प्शन है तो इससे हटना क्या कहलाएगा? डी एडजॉर्प्शन। रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड, आप डायरेक्ट लिखो ना, इतना प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड डी एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन प्रेशर बढ़ा के होता है, तो ये प्रेशर या हीट करके होगा, तो इसमें हीटिंग करेंगे और रिड्यूस प्रेशर करेंगे तो डी एडजॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको जानने की जरूरत नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन में डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी, और यहाँ पर डेल्टा एस भी निगेटिव होता है और डेल्टा एच भी निगेटिव होता है। आ गया समझ में? ठीक है, यदि डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पर चला जाए तो इस समय हम मानेंगे कि जिस रेट से एडजॉर्प्शन हो रहा है उसी रेट से डी एडजॉर्प्शन भी हो रहा है। इसका मतलब एडजॉर्प्शन के केस में जितने भी पैरामीटर होते हैं, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, सब कैसे होते हैं बाबू? निगेटिव होते हैं। रट लीजिए। ठीक है, अच्छा, डेल्टा एच निगेटिव होने का कारण
क्योंकि कुछ ना कुछ बॉन्ड से ही तो बन रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ तो बॉन्ड बनेगा, इसलिए डेल्टा एच निगेटिव है। डेल्टा एस निगेटिव का कारण क्योंकि इंथैल्पी घट रही है, इंट्रोपी घट रही है, और डेल्टा जी निगेटिव रखने के लिए आपको टेम्परेचर लो रखना पड़ता है, इसीलिए लो टेम्परेचर पर एब्जॉर्प्शन फेवरेबल होता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है, जबकि एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमेना है। एब्जॉर्प्शन, ये जो एड लगा है ना बेटा, ये सरफेस है, और जो एब लगा है ये अंदर है। ठीक है, अंदर किसी के अंदर घुस जाना पार्टिकल का, ये हुआ एब्जॉर्प्शन, और सरफेस पर चिपक जाना एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। ये हुआ एब्जॉर्प्शन, समझ में आ गया। अच्छा, एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म रेट से चलता है, मगर एब्जॉर्प्शन शुरू में फास्ट होता है क्योंकि पूरा सरफेस खाली होता है, और धीरे धीरे कम होता जाता है। एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है कैल्शियम क्लोराइड पर वाटर वेपर एब्जॉर्ब करता है ये, ठीक है, जबकि सिलिका जेल एडजॉर्ब करता है वाटर वेपर को। ठीक है, सिलिका जेल अब यहाँ दिया हुआ है। एब्जॉर्प्शन ये सरफेस फेनोमेना है, ये बल्क फेनोमेना है। इस पर कंसंट्रेशन सरफेस पर ज़्यादा होगा, इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। शुरू में फास्ट होगा मगर धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। ये फास्ट प्रोसेस है, मतलब जल्दी जल्दी हो जाता है। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म रेट से, एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म रेट से चलता रहता है। ठीक है, ठीक है, शुरू में फास्ट होता है, धीरे धीरे स्लो हो जाता है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर के साथ ग्राफ, हाँ, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए ग्राफ खींचा गया। आइसोथर्म, थर्म का मतलब टेम्परेचर, आइसो मतलब समान। ठीक है, तो देखिए एब्जॉर्प्शन जो होता है शुरू में तो फास्ट हुआ, बाद में ये पैरेलल हो जाता है। क्यों? क्योंकि सरफेस क्या हो जाएगा, ऑक्युपाइड हो जाएगा, जबकि एब्जॉर्प्शन लगातार बढ़ता रहता है। कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ता जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा हो रहा है, कौन से फोर्स वहाँ एक्टिव हैं। जैसे वीक वेंडरवाल फोर्स के वजह से हो रहा होगा तो इसको फिजिकल एब्जॉर्प्शन कह देंगे, और केमिकल बॉन्ड के वजह से एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा तो उसको क्या कह देंगे, केमिकल एब्जॉर्प्शन। इसी को कीमीसॉर्प्शन भी प्यार से कहते हैं, और इसको फिजिसॉर्प्शन भी कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन दो टाइप के होते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट में दो टाइप के एब्जॉर्प्शन को बांटते हैं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, फिजिसॉर्प्शन और कीमीसॉर्प्शन। ये वीक वेंडरवाल फोर्स की वजह से होता है, ये स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड की वजह से होता है। इसमें लो हीट, कम हीट निकलता है, 20 से 40 बेटा, 20 से 40 किलो जूल माइनस में। ठीक है, दोनों माइनस में। ठीक है, और यहाँ 80 से 240, ऐसे याद रखिएगा, जो एनसीईआरटी का डाटा है, ये डाटा मत रटिएगा। ठीक है, अच्छा, ये स्पेसिफिक नहीं होता, ये सबको चिपकाता है, जबकि केमिकल बॉन्ड तो किसी खास में बनेगा तो ये उसी में होगा। ये रिवर्सिबल, एक बार हट गया तो आसानी से फिर से चिपक सकता है, जबकि ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 5वां, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक से ज़्यादा लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जबकि इसमें यूनिमॉलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन होता है। इसमें कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए, इसमें शुरू में एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। इसीलिए शुरुआत में टेम्परेचर बढ़ाने से केमिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, मगर बाद में ये घट जाता है। यदि केमिकल एब्जॉर्प्शन का ग्राफ देखें तो शुरू में बढ़ेगा फिर घटेगा, जबकि ये लगातार घटता चला जाता है। अच्छा, लो हीट और हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर इसको फेवरेबल करते हैं, जबकि इसमें थोड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई प्रेशर चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये दोनों का ग्राफ दिखाया हुआ है, यही बोले, ये टेम्परेचर के साथ घटता जाता है, ये शुरू में बढ़ता है फिर घट जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन बहुत सारे। नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट, किस पर चिपक रहा है, यदि पाउडर फॉर्म में लेंगे इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्बेट, पहले एब्जॉर्बेट, अच्छा यहाँ देख रही है, एब्जॉर्बेंट को देखो, पहले एब्जॉर्बेंट को देखो। यदि ज़्यादा सरफेस एरिया एब्जॉर्बेंट का होगा तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, इसलिए कोई भी चीज़ पाउडर फॉर्म में लिया जाता है। पाउडर चारकोल पर एब्जॉर्प्शन का रेट क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा एब्जॉर्बेट, जो चिपक रहा है, जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा, मतलब जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा वो गैस आसानी से लिक्विफाई, वो आसानी से एब्जॉर्ब होगा। मतलब जिस गैस का लिक्विफिकेशन आसान होता है, इसका मतलब उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, उनका अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी आसान होगा। जैसे SO3 CO2 HCl, ये सब गैस आसानी से लिक्विफाई होते हैं और ये रिलेटिवली परमानेंट गैस है।
ठीक है, तो इनका एड्जॉर्प्शन का रेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, याद रहेगा। ऑर्डर ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ इनर्ट गैस, तो ऊपर से जाएंगे नीचे की ओर तो एड्जॉर्प्शन का रेट बढ़ता जाता है। आ गया समझ में? अच्छा, टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन घटता है, क्योंकि डेल्टा एच कैसा होता है? निगेटिव। आप पढ़ चुके हैं, डेल्टा एच निगेटिव हुआ तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगा, जो चिपका है वो हट जाएगा ली-चैटर्जी प्रिंसिपल के अनुसार। प्रेशर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन का रेट बढ़ जाता है। ठीक है, एड्जॉर्प्शन का रेट बढ़ता है क्योंकि रिएक्शन उधर जाती है जिधर वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, वॉल्यूम, ली-चैटर्जी प्रिंसिपल अगेन अप्लाइड। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, क्या है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म? एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म प्लॉट है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एक्स बाई एम, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एट वर्सेस प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड प्रेशर, जिसको अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी कह रहे हैं, विथ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर का जो ग्राफ होगा उसी को एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। ये ग्राफ कुछ इस तरह का आता है बेटे। मतलब अब इसी को मैथमेटिकली डील करने के लिए हमको एक इक्वेशन दिया गया है जिसको एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म या फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहा जाता है। ये एक इंपिरिकल रिलेशनशिप है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन का, मतलब अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन का। कैसे? एक्स बाई एम इजकल टू के पी वन बाई एन। रट लीजिए ये इक्वेशन, पूछेगा आपसे। ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन को डील करता है। ठीक है, यहाँ एन का वैल्यू, यहाँ 1/n का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता है। 0 और 1 के बीच में लाई करता है, 0 या और 1 के बीच में। तो n का वैल्यू, हाँ जी, n का वैल्यू इन्फिनिटी से लेके 1 के बीच में लाई करेगा, 0 के बीच में लाई करेगा। 1/n है ना, हाँ, तो 1 या 1 से छोटा होगा। आ गया समझ में? तो अब मेरी बात सुनिए, यदि हम इस ग्राफ को प्लॉट करें, इस ग्राफ को प्लॉट करें तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है बेटे, एक्स बाई एम और ये क्या बेटा? पी। देखो, लो प्रेशर रीजन में एक्स बाई एम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी होता है। हाई प्रेशर रीजन में एक्स बाई एम जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो जाता है, और लो प्रेशर रीजन में ही ये ग्राफ कर्व आता है। तो लो प्रेशर रीजन में एक्स ये 1 आता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, ग्राफ स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। हाई प्रेशर रीजन में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि मॉडरेट प्रेशर में इसका वैल्यू इसके बीच में लाई करता है और ग्राफ इंपिरिकल हो जाता है। आ गया समझ में? यदि इस ग्राफ में लॉग ले लिया जाए तो ये इक्वेशन बनेगा। ये इक्वेशन क्या? एक्स बाई एम इजकल टू के पी 1/n, दोनों साइड लॉग ले लो, ln भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लॉग एक्स बाई एम इजकल टू log x बाई एम इजकल टू log k प्लस 1/n log p। यही ग्राफ, इसको y, इसको c, इसको m और इसको x, ग्राफ ऐसा आएगा। नहीं आएगा क्या? तो ग्राफ इंटरसेप्ट कितना हो गया बेटा? log c। स्लोप कितना हो गया? m, और स्लोप पॉजिटिव है तो इसका स्लोप 1/n। ग्राफ इस तरह खींचा जा सकता है। अच्छा, इसी को यदि सॉल्यूशन पर लगाया जाए तो प्रेशर को किससे रिप्लेस कर दीजिएगा? कंसंट्रेशन से, बाकी तो सब वही रहेगा। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्यूशन फेज में इस तरीका लिखा जाएगा। अगला होता है लैंगमर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, केमिकल एड्जॉर्प्शन को डील करता है, मगर इसके लिए आपको कुछ एजम्पशन मानना पड़ेगा। पहला, यूनिमोलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन करता है, ये हम जानते हैं, यूनिमोलिकुलर लेयर का ही फॉर्मेशन करता है। अच्छा, ये गैस जो है वो आइडियल बिहेव करते हैं। आइडियल मतलब एक गैस को दूसरे गैस से लेना देना नहीं है, कोई गैस एक दूसरे से इंट्रैक्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात, या एट इक्विलिब्रियम दोनों जो रेट होगा, रेट ऑफ डी एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का रेट इक्वल होगा। ठीक है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और पांचवा है कि रेट ऑफ जो एब्जॉर्प्शन होगा वो डिपेंड करेगा फ्रैक्शन ऑफ अवेलेबल स्पेस पर। आ रहा है समझ में? फ्रैक्शन ऑफ अवेलेबल स्पेस पर। और ये ग्राफ का इक्वेशन क्या दिया गया था? एक्स बाई एम इजकल टू ए पी 1 प्लस बी पी। हम चाहें तो इससे भी वो पुराना कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं। कहोगे कैसे? देखो, यदि लो प्रेशर ले लोगे तो 1 प्लस बी पी ये लगभग 1 हो जाता है बेटे। तो एक्स बाई एम इजकल टू कितना हो जाएगा? ए पी, ए कॉन्स्टेंट है, ए और बी लैंगमर कॉन्स्टेंट कहे जाते हैं। तो एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। आ गया ना? और उसी तरह हाई प्रेशर ले लोगे तो क्या लिखोगे? एक्स बाई एम इजकल टू
अब क्या होगा, हाई प्रेशर ले लोगे तो ये टर्म छोटा हो जाएगा, तो एक्स बाई एम इजकल टू ए पी बाय बी पी, पी पी कट जाएगा और क्या आ जाएगा भाई, ए बाई बी कांस्टेंट। ठीक है, तो हम पुराना कंडीशन भी इससे प्रूव कर सकते हैं। आगे समझ में, यदि इसका ग्राफ खींचा जाए तो आप दोनों को 1/, में ले लीजिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिख लीजिए 1/, इसको ऐसे लिख लीजिए 1/ कितना, 1/ एक्स बाई एम इजकल टू, इन सभी को ऐसे लिख लीजिए 1/ कितना, 1/1 प्लस बी पी, तो यहाँ ए पी लिख लीजिए, ए पी लिख लीजिए, इस पूरे को 1/, में ले लीजिए, इस पूरे को 1/, में ले लीजिए, तो कितना 1/, ए पी ऊपर क्या चला जाएगा 1 प्लस बी पी, दोनों में दे दीजिए, तो 1/x/m इजकल टू कितना 1/AP प्लस कितना BP/AP, PP कट जाएगा और ये ग्राफ आ जाएगा 1/x/m इजकल टू कितना 1/P इंटू 1/A प्लस B/A, और ग्राफ आसानी से आप खींच सकते हैं। आ गया समझ में, कोई दिक्कत, ग्राफ आप आसानी से खींच सकते हैं। और यदि सॉल्यूशन फेज में बात कीजिएगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई किसी को दिक्कत है नहीं? आ गया समझ में? आइए, अब कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, एप्लीकेशन कहाँ, वैक्यूम क्रिएट करने में। जहां पर भी गैस को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो चारकोल वगैरह रख देते हैं, सबमरीन में वैक्यूम क्रिएट करने में यूज करते हैं, गैस मार्क्स में यूज करते हैं। कहाँ भाई, जहां हार्मफुल गैसेज होते हैं वो गैस एक्टिवेटेड चारकोल पर क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए सबमरीन्स में सिलिका जेल का यूज करते हैं, रूम में कहीं सिलिका जेल का यूज करते हैं ताकि ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया जा सके। एनिमल चारकोल का यूज करते हैं सॉल्यूशन से कलर को हटाने के लिए। हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन, ठीक है। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का जो सेपरेशन करते हैं एक्टिवेटेड चारकोल पर, क्योंकि अलग अलग गैस अलग अलग टेम्परेचर पर चारकोल पर क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, ये भी एब्जॉर्प्शन से किया जाता है। जियोलाइट नाम का एक पत्थर होता है बेटे, वो क्या करता है, ये जियोलाइट है, वो कैल्शियम आयन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और पानी क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब करा के हम क्या बना लेते हैं, सॉफ्ट वाटर। समझ में आ गया? अच्छा, बहुत सारे डिजीज का क्योर भी क्या किया जाता है, इसी के थ्रू किया जाता है, ठीक है। इसी के थ्रू क्लीनिंग एजेंट, सोप और डिटर्जेंट भी एब्जॉर्प्शन थ्योरी पर ही काम करते हैं। क्रोमेटोग्राफी भी, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस भी एब्जॉर्प्शन थ्योरी। अच्छा, डाई जितने भी होते हैं सब एब्जॉर्प्शन थ्योरी पर काम करते हैं। तो ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन थ्योरी। देखिए इसमें 4 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं, ठीक है। तो एक पार्ट आपका खत्म होता है। अब देखो बेटे, कोलॉइडल सॉल्यूशन हम बात करते हैं। अच्छा, थॉमस ग्राम ने कोलॉइडल टर्म दिया था, फाउंडेशन ऑफ कोलॉइडल केमिस्ट्री, थॉमस ग्राम को मानते हैं। छोड़ दीजिए, ये सब बात बेकार है। देखिए दुनिया में ना कोलाइड और क्रिस्टलॉइड, मतलब जो ट्रू सॉल्यूशन है और जो सॉल्यूशन है, बस उसमें पार्टिकल साइज का अंतर है। ध्यान से सुनिए, सॉल्यूशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। यदि 10 एंगस्ट्रम से कम साइज का है तो उसको क्या कहिएगा, ट्रू सॉल्यूशन। 10 से लेके 1000 एंगस्ट्रम के बीच का है तो क्या बोलिएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन। और 1000 एंगस्ट्रम से ज़्यादा है तो क्या कहिएगा, सस्पेंशन। आ गया समझ में? एक बात समझ लीजिए, एक ही चीज़ कभी कभी अलग अलग फेज में, अलग अलग सॉल्वेंट में उनका पार्टिकल साइज अलग अलग हो जाएगा। जैसे NaCl पानी में तो ट्रू सॉल्यूशन है, मगर बेंजीन में क्या हो जाएगा, कोलॉइड हो जाएगा। इसका मतलब कोलॉइड ट्रू सॉल्यूशन का ही एक स्टेज है जिसमें पार्टिकल का साइज क्या हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। आ गया समझ में? पार्टिकल का साइज बड़ा हो जाता है। ये होमोजीनियस होता है बेटे, जबकि ये हेट्रोजीनियस होता है। जरा नेचर की बात कर लेते हैं। यहाँ आइए, ये सब छोड़िए, यहाँ आइए।
अच्छा, कोलाइडल सिस्टम में ट्रू सॉल्यूशन के जैसा ही टू फेज सिस्टम होता है। कितना फेज सिस्टम होता है? टू। एक डिस्पर्स फेज, एक डिस्पर्सन मीडियम। ये डिस्पर्स फेज, ये डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। डिस्पर्स फेज कम मात्रा में, डिस्पर्स फेज जो होता है वो कम मात्रा में होता है, इक्विवेलेंट टू सॉल्वेंट होता है, और डिस्पर्सन इक्विवेलेंट टू सॉल्यूट होता है, और ये सॉल्वेंट के जैसा होता है, ठीक है। मतलब ये लार्ज क्वांटिटी में मौजूद होता है। आ गया समझ में? तो कोलाइडल सिस्टम क्या है? तो कोलाइडल सिस्टम इज ए स्टेट इन विच डिस्पर्स फेज डिजॉल्व इन डिस्पर्सन मीडियम। आ गया समझ में? अच्छा, कोलाइड जो होते हैं इसमें कभी कभी हम स्टेबलाइजिंग एजेंट भी डालते हैं, इसमें स्टेबलाइजिंग एजेंट डालते हैं कुछ को छोड़ के, ठीक है। कुछ को छोड़ के उसमें स्टेबलाइजिंग एजेंट की हर को ज़रूरत नहीं होती, मगर कुछ को डालना पड़ता है स्टेबलाइजिंग एजेंट, ठीक है। अच्छा, सम कोलाइड, देखिए लिखा है सम कोलाइड सॉल्यूशन इटसेल्फ एक्ट एज ए कोलाइडिंग सॉल्यूशन। मगर कुछ में तो नहीं डालना पड़ता, मगर कुछ में डालना पड़ता है, क्योंकि ये होते अनस्टेबल है, साइज बड़ा होता है। एक बात समझ लीजिए, हम कुछ बात करते हैं नेचर, ये होमोजीनियस है जबकि ये दोनों हेट्रोजीनियस है, ये दोनों हेट्रोजीनियस है जबकि ट्रू सॉल्यूशन यहाँ क्या है? होमोजीनियस। विजिबिलिटी की बात करें तो इसको नहीं देख सकते आप, सस्पेंशन को देख सकते हैं, इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से दिख सकते हैं, और ये तो कभी भी विजिबल इसमें इतने ज़्यादा घुल जाते हैं कि दिखाई नहीं देते। सेपरेशन की बात करें तो ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो इसको कहूँगा छान सकते हैं। अरे सस्पेंशन समझ रहे हैं ना, नाली का पानी मतलब मड मिला दिए हैं, इसमें मिल्क मिला दिए हैं पानी में, और इसमें चीनी मिला दिए हैं, चीनी पानी में ही चीनी मिलाए हैं, चीनी, यहाँ चीनी शुगर। आ रहा है समझ में? यहाँ पानी में क्या मिलाए हैं? पानी में मिल्क मिलाए हैं, तो पानी में मिल्क, और यहाँ क्या मिलाए हैं? यहाँ मड, पानी में मड मिलाए हैं, तो इसके कण बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आसानी से छन जाएगा, इसको छानना पॉसिबल नहीं है, इसको तो किसी भी कीमत पर छान नहीं चलता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो और पतला फिल्ट्रेशन हो गया पॉसिबल, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से इसको भी छाना जा सकता है, जबकि इसको किसी विधट से छाना नहीं जा सकता। एक बात, टिंडल इफेक्ट, नॉट सो नहीं, मे और मोए नॉट सो, ये दिखा भी सकते हैं यदि इनका पार्टिकल साइज किसके बराबर हो जाए? इनके बराबर हो जाए। तो टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट में दोनों बोलेंगे मे और मे नॉट सो, ये तो हमेशा शो करेंगे जबकि ये शो नहीं करेगा। आ गया अपीयरेंस, ये तो अपारदर्शी दिखते हैं, ये जनरली ट्रांसपेरेंट दिखते हैं, और ये ट्रांसपेरेंट ही होते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? यदि हम बात करें इलेक्ट्रोफोरोसिस की, इलेक्ट्रोफोरोसिस क्या होता है? सेपरेशन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं, और इसको भी नहीं कर सकते। ये सेटल डाउन हो जाते हैं, ये नहीं सेटल डाउन करते हैं, हाँ, मगर गोल गोल घुमा दीजिएगा कस के तो सेटल डाउन कर जाएंगे, जनरली सेटल नहीं करते। डू नॉट सेटल। नंबर ऑफ फेज, इसमें भी टू फेज, इसमें भी टू फेज, और इसमें एक फेज, कहोगे वन फेज सिस्टम, इसीलिए इसको होमोजीनियस बोलते हैं। अब देखो बेटे, यदि हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड सिस्टम की बात करें ना, कोलाइडल स्टेट की, तो इसको बहुत सारे टाइप में बांटते हैं। ऑन द पहला जो बांटने का तरीका है वो नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज के आधार पर, किस नेचर का है डिस्पर्स फेज, ठीक है। यदि पहला नाम है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब हुआ कि इसके पार्टिकल साइज हैं बड़े छोटे छोटे, मगर सॉल्यूशन में जाने पर ये इकट्ठा हो जाते हैं, और किस रेंज में चले जाते हैं? कोलाइडल रेंज में। इसको बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। जैसे गोल्ड सोल और सल्फर के सोल, हाँ बेटा सही सुन रहे हो, सोल। कोलाइड में सॉलिड को जब लिक्विड में घुलाते हैं ना तो उसको सोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सोल, याद रहेगा। तो देखिए, व्हेन डिसोल्यूशन एटम और स्मॉलर मॉलिक्यूल एग्रीगेट कर जाते हैं और फॉर्म कोलाइडल रेंज पार्टिकल, तो इसको क्या कहेंगे? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। जैसे सल्फर सोल, गोल्ड सोल, ठीक। मैक्रोमोलिकुलर क्लोराइड, मैक्रोमोलिकुलर क्लोराइड ये होते ही बड़े हैं, ठीक है, लार्ज साइज होंगे, पानी में डालोगे तो उसी फेज में चले जाएंगे। तो इन दिस लार्ज साइज पार्टिकल ऑन डिसोल्यूशन सॉल्वेंट कोलाइडल रेंज पार्टिकल बना लेते हैं। ये लार्ज साइज होते हैं, जैसे प्रोटीन सोल, गोल्ड स्टार सोल, ये सब लार्ज साइज पार्टिकल हैं, पानी में डालोगे ये अपने आप बन जाएंगे। एसोसिएटेड कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड यूज करते हैं बेटा, ये सरफेक्टेंट के लिए यूज करते हैं। अब सरफेक्टेंट क्या बोला है? जो ही कपड़ा धोने में जो काम आता है, मतलब डिटर्जेंट या फिर सोप के लिए यूज किया जाता है। यदि डिटर्जेंट और
डिटर्जेंट या सोप का कंसंट्रेशन कम हो तो ये क्रिस्टलॉइड की तरह काम करता है, मगर जब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन डाल देते हैं तो ये एग्रीगेशन होना शुरू हो जाता है और एग्रीगेट होके एसोसिएटेड कोलाइड बनाता है। क्या बनाता है? एसोसिएटेड कोलाइड का या माइसिली का फॉर्मेशन करता है, इसी को माइसिली बोलते हैं। ठीक है, तो सम सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन में ट्रू इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मगर हाई कंसंट्रेशन डालने पर ये एग्रीगेट करना शुरू कर जाते हैं और इसी एग्रीगेटेड पार्टिकल को माइसिली एसोसिएटेड कोलाइट कहते हैं। ये एग्रीगेशन जिस टेम्परेचर पर होता है उसको क्राफ्ट टेम्परेचर टीके कहते हैं और जिस कंसंट्रेशन पर होता है उसको क्रिटिकल माइसिली कंसंट्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिटिकल माइसिली कंसंट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, अब डिटर्जेंट जो होता है ना बेटा, देखो सर्फेक्टेंट दो टाइप का, सोप और डिटर्जेंट। सोप क्या है? तो बोलेंगे सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, हायर फैटी एसिड। और इसमें क्या बोलेंगे बेटा? सल्फेट, सल्फेट ऑफ सोडियम, सोडियम सॉल्ट सल्फेट ऑफ हायर एल्केन, हायर एल्केन। जैसे एक नाम बोल देते हैं हम, सोडियम ल्यूराइल सल्फेट, सोडियम ल्यूराइल सल्फेट। आ गया समझ में? सोडियम ल्यूराइल सल्फेट। ठीक है, आ गया समझ में? सोडियम ल्यूराइल सल्फेट। ठीक है, देखिए यहां लिखा हुआ है, यह एक डिटर्जेंट। ठीक है, अब देखिए कहता है सम सब्सटेंस कैन फॉर्म माइसिली आर कॉल्ड, दिस सब्सटेंस विच फॉर्म माइसिली आर कॉल्ड सर्फेक्टेंट। जैसे अब ये डिटर्जेंट तीनों प्रकार के हो सकते हैं, कैटाइनिक, एनाइनिक और न्यूट्रल, तीनों होते हैं। ठीक है, सोप को हम सर्फेक्टेंट में रखते हैं और सीएमसी वैल्यू याद रखना है 10⁻³ मोल पर लीटर होता है। ठीक है, अच्छा सम सर्फेक्टेंट के एग्जाम्पल सोप और डिटर्जेंट, ये सोप है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसको सोडियम एस्टेरेट भी कहते हैं, दिखाया हुआ है ना सोडियम एस्टेरेट, ये फार्मूला है इसका, सोडियम एस्टेरेट। ये सोप है और ये डिटर्जेंट है बेटा, ये कैटाइनिक डिटर्जेंट है। ठीक है, ये कैटाइनिक डिटर्जेंट है, ये फिर सोडियम एस्टेरेट सोप है। आ गया, ये भी सोप है। अच्छा याद रहेगा? ठीक है, अब सर्फेक्टेंट में बेटा दो पार्ट होते हैं, चाहे सोप हो या डिटर्जेंट हो, इनमें दो पार्ट होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। ठीक है, हेड पार्ट पानी से अट्रैक्ट करता है और टेल पार्ट ऑयल या डर्ट से। तो जब आपके कपड़े में डर्ट लगा होता है ना, तो यही जो टेल पार्ट है ये डर्ट से इसे चिपक जाता है और ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। जिस स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर डर्ट से चिपका रहता है, इसका टेल पार्ट, और जब पानी का ब्लो आता है तो ये डर्ट को खींच के बाहर लेके चला जाता है। आ गया? क्लियर? क्लियर? तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने समझा दिया। तो माइसिली फॉर्मेशन, इट एक्सप्लेन, मतलब सोप टूटता है इस आयन में और यही आयन में दो पार्ट है जो क्या करता है बेटा, ये पानी से इंटरेक्ट किया है पोलर पार्ट और देखिए डर्ट से चिपका हुआ है नॉन पोलर पार्ट। तो जब पानी का ब्लो आता है तो इसको निकाल के लेके चला जाता है। सीएमसी क्या है? वो कंसंट्रेशन जिस पर माइसिली का फॉर्मेशन होता है। अगला कहता है फिजिकल स्टेट के आधार पर, तो फिजिकल स्टेट के आधार पर 8 टाइप के आपको कोलाइडल सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। कहोगे नौवां कहाँ गायब हो गया? नौवां, हाँ, गैस गैस हमेशा ट्रू सॉल्यूशन होता है, गैस गैस हमेशा ट्रू सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या करते हैं ना बेटा, एक बात सुनिए, गैस इन गैस फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर नॉट कंसिडर कोलाइडल फॉर्म। ठीक है, तो इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर 8 टाइप के आपको कोलाइडल सिस्टम देखने को मिलेंगे, याद रखना है। अच्छा यहाँ सुनो, यहाँ हम डिस्पर्स फेज को सेम रखते हैं और डिस्पर्सन मीडियम को बदलते हैं। वहाँ क्या किए थे? हाँ, सॉल्वेंट को सेम रखे थे, सॉल्यूट को बदले थे, याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए, गैस को लिक्विड में घुलाए, गैस को कहीं देखे हो लिक्विड में घुलाते हुए? हाँ जी, फोम जो झाग बनाते हैं ना, जैसे सोप, शेविंग क्रीम, व्हिप क्रीम, ये सब। ठीक है, गैस को लिक्विड में घुलते हुए देखे हो? गैस को लिक्विड में, हाँ जी। गैस को सॉलिड में घुलते हुए देखे हो? सॉलिड में, हाँ जी, सॉलिड फोम, चप्पल वगैरह। ठीक है, फोम रबर जिसको आप कहते हो, ब्रेड बोलते हो। ठीक है, गैस घुल जाता है किस में? सॉलिड में, चाहे प्यूमिस स्टोन भी बोलते हो बेटा, राम जी का पत्थर, प्यूमिस स्टोन। ठीक है, लिक्विड को गैस में घुलते हुए देखा? हाँ जी, क्लाउड, अभी तो जाड़ा का समय है, फॉग। ठीक है, इसको एरोसोल कहते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? एरोसोल। ठीक है, सोल सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, जैसे हो गया क्लाउड, फॉग, ये सब। लिक्विड को लिक्विड में बेटा याद रखना, ये पूछेगा ही पूछेगा। 4 नंबर, इमल्सन, लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड इमल्सन। और ये 2 टाइप का होता है, वाइल इन वाटर और वाइल इन वाटर।
और दूसरा होता है वाटर इन वाइल। वाटर इन वाइल का एग्जाम्पल हो गया बेटा बटर, और वाइल इन वाटर का मिल्क। ठीक है। अच्छा, लिक्विड को सॉलिड में घुला देते हैं तो जेल बन जाता है, याद रखना, लिक्विड को सॉलिड में घुलाए तो जेल बनता है। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, सॉलिड को लिक्विड या गैस किसी में घुलाओ, सॉलिड को सॉलिड में घुलाओ, लिक्विड में घुलाओ, किसी में घुलाओ, क्या बनता है? तो ये बनता है सोल। क्या बनता है? सोल। तो सॉलिड को लिक्विड गैस किसी में घुलाओ तो सोल, यदि सॉलिड में घुलाए तो सॉलिड सोल, लिक्विड में घुलाए तो सोल, सॉलिड को गैस में घुलाए तो एरोसोल बोलते हैं। ठीक है। सॉलिड गैस में घुल जाता है तो स्मोक या डस्ट का एग्जाम्पल। सॉलिड को लिक्विड में घुला दिए, कभी देखे हो सॉलिड को लिक्विड में घुला दिए? हाँ जी, बहुत आसान है, जैसे इंक, क्रीम, ब्लड, ठीक है, हलवा। और सॉलिड को सॉलिड में तो जितने भी आप रत्न पहन रहे हो, ठीक है, रूबी, डायमंड, प्रीसियस स्टोन्स जो होते हैं, पर्ल जिसको आप कहोगे, ये सब क्या है? पर्ल भी एक प्रकार का, एलोय, ये सब भी क्या है? एलोय छोड़ दीजिए, एलोय तो एलोय ज़्यादा अच्छा, कोलाइडल से बढ़िया क्या है? ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है। अच्छा, अब यहां कहता है कॉमन टर्म सम डिफरेंट टाइप्स एज कॉमन कोलाइडल सिस्टम। जैसे कभी सोल यूज करेगा, सोल का मतलब होता है सॉलिड इज डिस्पर्स इन लिक्विड मीडियम देन कोलाइडल सिस्टम इज कॉल्ड सोल। क्या बोलते हैं? सॉलिड को यदि हमने लिक्विड में डाल दिया तो उसको सोल बोलते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? जैसे वाटर हो गया तो हाइड्रोसोल, अल्कोहल हो गया तो एरोसोल, ये सब करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगला जो होता है बेटे, ऑन बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में, इसके आधार पर दो होता है। कौन कौन? लायोफिलिक और लायोफोबिक। फिलिक का मतलब लव, लव मतलब प्यार, प्यार मतलब जहां डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच ग्रेट एफिनिटी होगा, मतलब जहां डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच ग्रेट एफिनिटी होगा, मतलब ये आसानी से बन जाएंगे। इस बस मिक्सिंग और सेकिंग से ही क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं। ये ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, और ये रिवर्सिबल होंगे, एक बार अलग हो गए तो आसानी से फिर से बन भी जाएंगे। ठीक है, बन भी जाएंगे। और यदि यहाँ वाट आ गया समझ में, जैसे जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन, ये सब गम, एग एल्बुमिन। लायोफोबिक सोल जो होते हैं इनके बीच कोई एफिनिटी नहीं होता, किनके बीच? वही डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच। अब यदि बात करते हैं बेटा, यहाँ देखो ये पूछेगा लायोफिलिक और लायोफोबिक में, तो यहाँ कोई एफिनिटी नहीं है, इसको बचाने के लिए स्पेशल मेथड का यूज करोगे क्योंकि आसानी से नहीं बनेगा। ये इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है जबकि वो ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। ठीक है। अच्छा, जितने भी कौन सा मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड थे वो सब इस कैटेगरी में, लायोफिलिक कोलाइड भी हैं, आपको करेक्ट करने आना होगा। ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्वेंट हेटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, इसको सॉलिड से कोई प्यार व्यार नहीं है, इरिवर्सिबल होगा, एक बार अलग हो गए तो तुम चाह के भी तुम घुला नहीं सकते। मेटल के सोल, जैसे सोल ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड सोल, सोडियम मतलब सोल ऑफ फास्फोरस और सल्फर। अब देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स, वही वाला आसानी से बनेगा, जबकि इसको बनाने के लिए स्पेशल मेथड चाहिए। ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी की बात करें लेस स्टेबल है, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबिलिटी, यदि हम बोले कि ये रिवर्सिबल है, एक बार अलग हो गया तो बन भी जाएगा, जबकि इरिवर्सिबल है। चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, जबकि ये या तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस कुछ नहीं शो करेगा, ये शो करेगा, ये याद आइदर, क्योंकि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड भर लगाएंगे तो या तो कैटाइन की तरफ चला जाएगा, नहीं तो एनाइन की तरफ। कोगुलेशन, आसानी से कोगुलेट हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट डालते ही, जबकि ये आसानी से कोगुलेट नहीं हो गया। ब्राउनियन मूवमेंट, ये नहीं शो करते या बहुत कम शो करते, जबकि ये हाई शो करता। टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता। सॉल्वेशन हाई होता है जबकि इसका लो होता है। ठीक है, आ गया। अच्छा, एक बात और, यदि हम बात करें सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी का, तो लायोफोबिक कोलाइड जो होते हैं वो इज इक्वल टू प्योर सॉल्वेंट, वेयर लायोफिलिक सोल में विस्कोसिटी प्योर लिक्विड से ज़्यादा हो जाती है। नहीं, लायोफिलिक सोल में विस्कोसिटी इज हाइयर देन प्योर लिक्विड एंड सरफेस टेंशन लो, तो विस्कोसिटी ज़्यादा होती है और सरफेस टेंशन लो होता है। ये बात का ध्यान रखेंगे। अगला आते हैं,
प्रिपरेशन ऑफ सोल, सोल को बनाना है। किसको बनाना है बेटे? सोल को। आइए बनाते हैं। तो कौन से सोल को बनाइएगा? लायोफिलिक को। लायोफिलिक तो आसानी से बन जाएगा, मिला के हिला लीजिए, ठीक है। लायोफिलिक सोल, लायोफिलिक सोल क्या बोलता है बेटा? एक सेकेंड, क्या बोलता है? लायोफिलिक सोल बट फॉर प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सोल स्पेशल मेथड आर यूज। द प्रिपरेशन the lyophilic souls but for preparation lyophobic souls special method are used। पहला, लायोफोबिक सोल बनाने के लिए हमको स्पेशल मेथड चाहिए, जबकि लायोफिलिक को बनाने के लिए बस मिक्सिंग और क्या करेंगे? मिक्सिंग और सेकिंग। मिक्सिंग और सेकिंग, मिक्सिंग और सेकिंग से क्या बन जाएगा? लायोफिलिक सोल। पहला डिस्पर्सन मेथड। डिस्पर्सन मेथड में क्या करते हैं? एक बड़े से पार्टिकल को स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ के उसको कोलाइड बना देते हैं। पहला मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या करेंगे? बड़े से पार्टिकल को कोलाइडल मिल से तोड़ लेंगे, कोलाइडल मिल चला के तोड़ लेंगे और रिस्पेक्टिव सॉल्वेंट में क्या कर लेंगे? घोल लेंगे, स्टेबलाइजिंग एजेंट डाल देंगे, बन जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? तो इन दिस मेथड सब्सटेंस इज फर्स्टली पाउडर्ड फाइनली ग्राउंडेड बाय यूजिंग मेथड, बाय यूजुअल मेथड, जिसको हम इसको मिल बोलते हैं, कोलाइडल मिल, कोलाइडल मिल। एंड देन मिक्स विथ डिस्पर्सन मीडियम इंट्रोड्यूसिंग कोलाइडल मिल टू गेट पार्टिकल साइज। समझ में आ गया? तो फर्स्टली ग्राउंडेड विथ यूजुअल मेथड, जिसको आपको चाहिए उसको ले लीजिए, मीडियम मिला दीजिए, कोलाइडल मिल में पीस लीजिए, आपका बन गया क्या? क्या बन गया बेटे? सोल बन गया। उसी तरह दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन या ब्रीडिंग आर्क मेथड। इससे हम मेटल के सोल को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? करते क्या है? जिस मेटल का सोल बनाना होता है उसको हम इलेक्ट्रिक रॉड के रूप में ले लेते हैं, इस तरीक़ा से। इसमें पॉजिटिव नहीं तो यहाँ निगेटिव आयन डाल देते हैं, यहाँ बैटरी से जोड़ दिए, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं बाहर से। इतना इंटेंस सप्लाई करते हैं कि ये मेटल वेपोराइज कर जाए, ये मेटल वेपोराइज कर जाए, और ये मेटल वेपोराइज कर जाए, और इसके चारों ओर बर्फ लगा के रहते हैं ताकि ये मेटल तुरंत कंडेंस भी कर जाए। ये मेटल वेपोराइज किया और तुरंत कंडेंस भी कर गया, और कंडेंस किया और डिस्पर्स कर गया इसमें, तो हमको क्या मिल गया? कोलाइडल सोल। आ रहा है समझ में? याद रखिएगा, इससे हम डी ब्लॉक के ही सोल बना सकते हैं, एस ब्लॉक का सोल नहीं बना सकते, ठीक है? आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो जिस मेटल को लिए वो वेपोराइज कर रहेगा। अगला अल्ट्रासोनिक डिस्पर्सन। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करके सस्पेंशन पार्टिकल को तोड़ लेते हैं, जैसे मरकरी, सल्फर सल्फाइड ऑक्साइड आर मेथड बाय दिस मेथड। पेप्टाइजेशन, ये कौन सा मेथड है? पेप्टाइजेशन का मतलब होता है जैसे FeOH थ्राइस है, ये फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड कोलाइड है, इसमें हम Fe+3 आयन मिला दें तो होता क्या है? ये आयन इसके सरफेस पर चिपक जाएगा, और इसके सरफेस पर चिपक के Fe+3 का आयन इसके सरफेस पर चिपक के, चूंकि इस पर सिमिलर आयन चिपकेगा तो इसको फिर से पार्टिकल साइज में क्या कर देगा बेटा? तोड़ देगा। इसको बहुत फाइन सॉल्यूशन में तोड़ देगा, जो कोलाइडल रेंज में होगा, कोलाइडल रेंज में होगा, और सब पर सिमिलर चार्ज होगा तो सब फैल जाएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड कोलाइड इज कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू डिस्पर्सन मीडियम कॉल्ड, और जिसको डाल रहे हैं उसको क्या कहोगे? पेप्टाइजिंग एजेंट। जो इस इलेक्ट्रोलाइट को डाल रहे हैं उसको पेप्टाइज, जैसे FeOH थ्राइस का फ्रेशली प्रेसिपिटेट था, Fe+3 मिला दिए, तो इसको क्या बोलोगे? इसको कहोगे आप पेप्टाइजिंग एजेंट, ठीक है? अच्छा, आ रहा है समझ में? तो इस तरीका से हम फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड कोलाइड को कोलाइडल सॉल्यूशन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेप्टाइजेशन, ठीक है? यही एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है बेटा, इस पर एब्जॉर्ब हुआ और इसको तोड़ दिया, ठीक है? अगला होता है कंडेंसेशन। तो पहला क्या हुआ? डिस्पर्सन मेथड, पहला डिस्पर्सन, और दूसरा होता है बेटा कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में 3 मेथड पढ़ा जाता है। पहला एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, जैसे ध्यान से सुनो, यदि हम सल्फर को घोल के रखे हैं इथाइल अल्कोहल में, और इसमें हम पानी डाल दिए, तो होगा क्या? इथाइल अल्कोहल पानी में घुल जाएगा और सल्फर का साथ छोड़ देगा, तो सल्फर जो होता है, सल्फर अब इस पानी और अल्कोहल के सॉल्यूशन में कोलाइडल का काम करने लगेगा। आ गया समझ में? तो हमने क्या किया? यहाँ एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट किया। व्हेन अल्कोहल सल्फर सॉल्यूशन इज हीटेड विथ, मतलब मिक्स विथ वाटर, देन
सल्फर बिहेव्स एज कैसा, सल्फर, क्योंकि ये सॉल्वेंट ही इसमें घुल जाएगा और सल्फर घुल जाएगा मतलब अल्कोहल घुल जाएगा वाटर में, मिजेबल होता है अल्कोहल, और ये इसमें घुलेगा नहीं और ये सस्पेंशन का काम करने लगेगा, मतलब कोलाइड बन जाएगा। इन दिस मेथड ट्रू सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ सच ए सॉल्वेंट इन विच सॉल्यूट इज इनसॉल्युबल और पार्शियली सॉल्युबल बट बोथ सॉल्वेंट आर म्यूचुअली सॉल्युबल। ठीक है, आ रहा है समझ में? आइए दूसरा, कंडेंसेशन ऑफ वेपोराइज इन डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, दूसरा क्या मेथड होता है? कंडेंसेशन, वेपोराइज जो करेगा उसको कंडेंस कर लेंगे। आ रहा है समझ में? इन दिस मेथड कोलाइडल सॉल्यूशन पासिंग वेपर ऑफ एलिमेंट इनटू कूल्ड सॉल्वेंट, कूल्ड सॉल्वेंट में पास कर दिए तो क्या मिल गया बेटे? ये मिल गया। अगला आ गया समझ में? तीसरा जो मेथड होता है बेटा केमिकल मेथड होता है। इसमें 4 मेथड होते हैं। डबल डिकम्पोजिशन, जैसे Ag2O को H2S से पास किए, सल्फाइड सोल मिल गया। हाइड्रोलिसिस, FeOH थ्राइस को वाटर से किए तो FeOH थ्राइस मिल गया। रिडक्शन, AuCl3 को SnCl2 से किए तो गोल्ड का सोल मिल गया और SnCl4 बना, इससे मतलब नहीं है। और चौथा ऑक्सीडेशन, Br2 को H2S से किए तो सल्फर का सोल मिल गया। तो ये केमिकल मेथड होता है। तो केमिकल मेथड में 4 मेथड है। कौन कौन? डबल डिकम्पोजिशन, जिससे सल्फाइड सोल बनाया गया, FeOH थ्राइस बनाया गया, रिडक्शन से गोल्ड का सोल बनाया गया और ऑक्सीडेशन से सल्फर का सोल बनाया गया। आ गया समझ में? आइए अगला होता है प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड। यदि हम प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड की बात करें तो कोलाइड जो पार्टिकल होते हैं, अच्छा प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो प्यूरिफिकेशन में इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कुछ पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होगा तो उनको हटा देंगे तो प्योर कोलाइड मिल जाएगा। तो कोलाइडल सॉल्यूशन कंटेन इलेक्ट्रोलाइट और इम्प्रूटी विच आर क्रिस्टलॉइड इन नेचर। ठीक है, विच मेक कोलाइडल सॉल्यूशन अनस्टेबल, जो कोलाइडल सॉल्यूशन को अनस्टेबल बनाते हैं, इसलिए इनको हटाना जरूरी है। तो हटाने के लिए पहला मेथड डायलाइसिस करते हैं। डायलाइसिस में मेम्ब्रेन ले लिए, ठीक है, और इसमें पानी एक तरफ और एक तरफ पानी निकाल रहे हैं तो क्या होगा? पानी का फ्लो बना रहेगा और क्रिस्टलॉइड इसमें घुलता जाएगा और धीरे धीरे बाहर होता जाएगा। इन दिस मेथड इम्प्योर सोल इज टेकन इनटू स्पेशल बैग और ऑफ पर्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन SPM, क्योंकि SPM से कोलाइडल सॉल्यूशन पास नहीं कर सकता, सिर्फ अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास कर सकता है। सोल पार्टिकल कैन नॉट डिफ्यूज मेम्ब्रेन बट इम्प्रूवड डिफ्यूज अवे। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रोलाइट इम्प्रूव। अब इसी में यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, मतलब यहाँ एक प्लस प्लेट और यहाँ एक माइनस प्लेट लगा दें तो ये रेट फास्ट हो जाता है और इसी प्रोसेस को कहने लगते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। किडनी में यही काम किया जाता है, ब्लड इज प्यूरिफाइड बाय किडनी। अगला होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इम्प्रूटी कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। इम्प्रूटी कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ordinary filter paper but it pore of ordinary generally closed, then impurity can be separated. ठीक है, for reducing the size of pore gelatin solution acetic acid can be used। आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी एक मेथड है। ठीक है, आइए इधर प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। पहला ब्राउनियन मूवमेंट, जिगजैग मूवमेंट जो होता है इसी को क्या कहते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट होने के लिए पहला बात, ब्राउनियन मूवमेंट पार्टिकल साइज पर डिपेंड करता है और विस्कोसिटी ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है। विस्कोसिटी ऑफ, यही जो जिगजैग मूवमेंट है क्यों है? क्योंकि कंटिन्यूअस बम्बार्डिंग हो रहा है किस पर? डिस्पर्स फेज पार्टिकल पर डिस्पर्सन मीडियम के द्वारा। तो कोलाइडल पार्टिकल कंटिन्यूअस मूव इन रैंडम जिगजैग पाथ इन डिस्पर्सन मीडियम कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। द मोशन अराइजेस ड्यू टू कोलिजन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल विद डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल। ठीक है, अच्छा ब्राउनियन मूवमेंट ग्रेटर इन स्मॉल साइज पार्टिकल, मतलब ये पार्टिकल साइज पर डिपेंड करेगा। अच्छा, ब्राउनियन मूवमेंट डू नॉट सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन में नहीं ऑब्जर्व होता में और अच्छा डेट डिपेंड्स अपॉन कोलाइडल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, साइज पर डिपेंड करता है और विस्कोसिटी ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है। और यही वजह है कि कोलाइडल पार्टिकल कभी बैठते नहीं है और इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट। जब आप एक लाइट के रोशनी को डार्क में कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करते हो तो पाथ ऑफ लाइट बिकेम विजिबल व्हेन लाइट पास थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन इन अ डार्क।
ठीक है, देन पाथ ऑफ लाइट बिकेम विजिबल, देन पाथ ऑफ लाइट बिकेम विजिबल, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इसका कारण होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। कोलाइडल पार्ट इसको देखने के लिए, और ये कोन को कोलाइडल कोन कहते हैं, क्या बोलते हैं, कोलाइडल कोन, ठीक है, इस कोन को कोलाइडल कोन कहते हैं। अगला बात, ड्यू टू दिस इफेक्ट पाथ लाइट बीम इल्यूमिनेट दिस इफेक्ट, और ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब एज्यूम दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय पार्टिकल एंड दैट स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, इट इज मोर ऑब्जर्व इन लायोफोबिक सोल देन लायोफिलिक सोल। ट्रू सॉल्यूशन तो कभी नहीं शो करते, सस्पेंशन में और में नॉट शो करता है, ठीक है। अच्छा, दिस इफेक्ट ऑब्जर्व जब सोल के पार्टिकल का ऑर्डर वेवलेंथ ऑफ लाइट के यूज के बराबर होता है, याद रखिएगा, ये तभी ऑब्जर्व होगा जब पार्टिकल का साइज, कोलाइडल पार्टिकल का साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑर्डर का होगा, ठीक है, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। इसी के वजह से ब्लू कलर ऑफ स्काई होता है, विजिबिलिटी ऑफ टेल ऑफ कॉमेट होता है, ट्विंकलिंग ऑफ लाइट होता है, इल्यूमिनेशन ड्यूरिंग, अच्छा, जब आप किसी इल्यूमिनेशन ड्यूरिंग प्रोजेक्शन ऑफ पिक्चर इन सिनेमा हॉल आर बेस्ड ऑन दिस इफेक्ट। यदि आप सिनेमा हॉल में गए होंगे तो आपको वहाँ पर एक लाइट दिखाई दिया होगा, उसमें बहुत सारे पार्टिकल डांस करते हुए नजर आते हैं। चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, यदि हम बात करें चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, तो जितने भी कोलाइडल पार्टिकल होते हैं सब चार्ज होते हैं और सब पर यूनिफॉर्मली चार्ज होता है, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, लायोफोबिक। इसीलिए ये कभी भी सेटल डाउन नहीं करते। आ रहा है समझ में? चलिए, सोल पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन बिकॉज सिमिलर चार्ज ऑफ रिपल्सन, सो चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी। जिस समय चार्ज खत्म हो जाएगा वो सेटल डाउन कर जाएंगे, चिपक जाएंगे। और द मीडियम एक्वायर अपोजिट चार्ज, सो सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ध्यान से सुनिए, चार्ज आने का कारण क्या है? सोल पार्टिकल पर तो इक्वल चार्ज होता है, ठीक है, मगर मीडियम पार्टिकल पर उसके अपोजिट नेचर का चार्ज होता है, इसीलिए वो सोल कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। मीडियम ऑलवेज एक्वायर अपोजिट चार्ज, सो सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सॉल्यूशन हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सोल पार्टिकल डू नॉट सेटल बिकॉज सिमिलर चार्ज ऑफ रिपल्सन एक्ट ऑन देम, सो चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी। सोल पार्टिकल कैन एक्वायर चार्ज बाय टू रीजन, presence of acidic or basic medium, or due to self dissociation, due to friction between dispersed phase और dispersion medium, और बहुत सारे कारण हैं, ध्यान से देखिए। पहला क्या है? अच्छा, इन दिस कंडीशन सोल पार्टिकल एक्वायर either चार्ज either बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन और लूजिंग प्रोटॉन। तो या तो एक्सेप्ट कर लिया, जैसे ये पार्टिकल है, जैसे प्रोटीन सोल, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज डिपेंड अपॉन पीएच ऑफ द मीडियम। यदि एसिडिक पीएच है तो H+, एसिडिक पीएच है मतलब मीडियम में ही क्या है? H+ बढ़ा हुआ है तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। बेसिक मीडियम है तो ये प्रोटॉन लूज कर जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मीडियम के हिसाब से चार्ज आता है। आ रहा है समझ में? चलिए, प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक मीडियम, ठीक है। दूसरा, सेल्फ डिसोसिएशन। कोलाइडल पार्टिकल जैसे सोप और डिटर्जेंट होते हैं, इनके चार्ज का आना होता है इनके आयोनाइजेशन के वजह से, पानी में ये टूटते हैं। उसी तरह फ्रिक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। अच्छा, ड्यू टू कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सोल पार्टिकल इन मेटल सोल फ्रॉम इलेक्ट्रिक डिस्पर्सन मेथड से इलेक्ट्रॉन सोल पार्टिकल मेटल सोल पर कैप्चर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्पर्सन मेथड के दौरान इलेक्ट्रॉन जो है मेटल आयन के सरफेस पर चिपक जाता है, जिस वजह से वो क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। अगला, ड्यू टू सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाएगा, सेलेक्टिव। जैसे अभी तो बताए थे FeOH थ्राइस पर Fe+ कॉमन आयन का ही एडजॉर्प्शन होता है, जैसे AS2S3 पर सल्फाइड आयन का एडजॉर्प्शन हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो डिस्पर्सन मीडियम से ये कॉमन आयन को क्या कर लेते हैं? उठा लेते हैं। आ रहा है समझ में? और अपने सरफेस पर क्या कर लेते हैं? चिपका लेते हैं। अगला, इलेक्ट्रिक डबल लेयर, इसी को हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर कहते हैं। होता क्या है कि जैसी FeOH थ्राइस पर आपने Fe+3 डाला, ये आयन इसके सरफेस पर चिपक गया, इसको फिक्स लेयर, और इसको बोलते हैं डिफ्यूज
तो दूसरा जो क्लोराइड आयन नेगेटिव आयन होगा मीडियम का, वो इसके बगल में आके खड़ा हो जाएगा। तो इस पर दो लेयर का फॉर्मेशन हो गया। FeOH थ्राइस पर एक Fe+3 का फिक्स लेयर है और एक Cl- का डिफ्यूज लेयर है, और इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल होता है इसको जेटा पोटेंशियल कहा जाता है। कौन सा पोटेंशियल कहा जाता है? जेटा पोटेंशियल। अब कौन सा आयन एब्जॉर्ब हुआ है उस हिसाब से सोल दो प्रकार के हो जाएंगे, कुछ पॉजिटिव सोल हो जाएंगे और कुछ निगेटिव सोल हो जाएंगे। जितने भी प्रोटीन सोल्स होते हैं, ऑर्गेनिक सोल या मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड सोल होते हैं, बेसिक डाई होता है, ब्लड होता है, ये सब पॉजिटिव सोल कहे जा। ब्लड निगेटिव सोल है, सॉरी, ब्लड एक निगेटिव सोल है, इसीलिए तो उस पर फिटकरी लगाते हैं तो जम जाता है। अरे आ गया समझ में? ठीक है। तो जितने भी मेटल सोल होते हैं, सल्फाइड सोल होते हैं, स्टार्च, गम, जिलेटिन होता है, ये सब सोल कैसे होते हैं? एसिडिक सोल होते हैं, एसिडिक डाई। और ब्लड, चारकोल, ये सब कैसा होता है बेटा? एसिडिक सोल होता है। ठीक है, ब्लड एक एसिडिक सोल है, याद रखिएगा। अरे ब्लड कटता है ना तो फिटकरी लगाते हैं तो वहाँ जम जाता है, क्योंकि आगे सिखाएंगे सोल पार्टिकल पर यदि सोल पर जैसा चार्ज हो ना, उसको अपोजिट आयन से मिला देते हैं तो उनका चार्ज डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो जमना शुरू कर देते हैं। कोगुलेशन या फॉकुलेशन, इसी को कोगुलेशन या फॉकुलेशन बोलते हैं। यदि कोलाइडल सोल को अपोजिट चार्ज आयन से मिला दें तो वो उनका चार्ज डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो क्या कर जाते हैं? बैठ जाते हैं। तो इट इज प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सोल फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोगुलेशन। ठीक है, तो कोगुलेशन ऑफ सोल पार्टिकल बिकेम हैवियर, और कोगुलेटिंग सोल पार्टिकल में चार्ज चूंकि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं और साइज उनका 1000 एंगस्ट्रम से ज़्यादा हो जाता है और सेटल डाउन कर जाते हैं। कोगुलेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला क्या है? बॉइलिंग करने से उनका चार्ज लॉस हो जाएगा। तो बाय बॉइलिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज, ड्यू टू विच प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल बढ़ जाता है। ठीक है, और तो कहोगे कि सर उसमें चार्ज था, वो रिपेल कर रहे थे। अरे बेटा, जैसी चार्ज था ना तो आप गर्म किए तो उनके टकराने के वजह से उनका वो जो फोर्स था रिपल्सन वाला वो ओवरकम हो जाता है, इस वजह से वो कोगुलेट कर जाता है। दूसरा, बाय इलेक्ट्रोफोरोसिस का मतलब यदि क्या करो, कोलाइडल पार्टिकल को एक ऐसे ट्यूब में भर दो, यहाँ पॉजिटिव आयन लगा दो, यहाँ निगेटिव लगा दो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डालोगे सब आयन, यदि मान लो इसमें AH2S3 पड़ रहा है और यहाँ निगेटिव आयन है तो, और यहाँ पॉजिटिव है तो सारा पॉजिटिव की ओर मूव करेंगे। यहाँ गोल्ड भरा है तो गोल्ड की ओर मूव करेंगे। आ रहा है समझ में? कहने का मतलब मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टू रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, इट इज द प्रोसेस, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टू रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरोसिस। ठीक है, वहाँ जाके ये सेटल डाउन कर जाते हैं। अपोजिट चार्ज आयन को मिला दो, जैसे अभी मिलाए थे FeOH थ्राइस में, बाय मिक्सिंग पॉजिटिव चार्ज सोल विथ AH2S3, निगेटिव चार्ज AH2S3, बोथ कोगुलेट कर जाएंगे। एडिंग सुटेबल सॉल्वेंट डाल दो, जैसे लायोफिलिक सोल आर जनरली कोगुलेटेड बाय सुटेबल सॉल्वेंट बिकॉज पार्टिकल्स आर चार्जलेस। सुटेबल सॉल्वेंट डाल दो, वो क्या हो जाएंगे? कोगुलेट हो जाएंगे। ठीक है, इनके पार्टिकल चार्जलेस होते हैं। बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट अभी डाल के इनको कोगुलेट करवे किए थे, नहीं देखे थे? FeOH थ्राइस में Fe+3 डाल दिए थे। ठीक है, हार्डी-सुल्जे लॉ ये क्या कहता है कि कोगुलेशन के लिए दो बातें डिमांडार है, जो आप डाल रहे हो वो अपोजिट नेचर का होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव चार्ज सोल है तो निगेटिव डालो। दूसरा, इनका जो पावर होगा, कोगुलेटिंग पावर, ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कोगुलेशन ऑफ कोगुलेटिंग पार्टिकल बाय इलेक्ट्रोलाइट सुल्ज, वैलेंसी ऑफ अपोजिट चार्ज आयन, मतलब coagulating power is directly proportional to power on coagulating एजेंट। जितना ज़्यादा पावर होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, उतना ज़्यादा उसका कोगुलेटिंग पावर होगा। जैसे मान लो कोई निगेटिव चार्ज सोल है, यदि निगेटिव चार्ज सोल है तो हम इसमें SN4+ का ज़्यादा पावर है, Al3 MgCl थ्रू Na+, आ रहा है, ये आसानी से कोगुलेट कर देगा। जो आसानी से कोगुलेट करेगा उसका अमाउंट कम लगेगा, तो इसका मतलब कोगुलेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेटिंग वैल्यू। ठीक है, कोगुलेट। उसी तरह यदि पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव चार्ज सोल है तो निगेटिव चार्ज आयन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? आ गया समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है,
अच्छा, तो यही बात बोल रहा है, कोगुलेटिंग वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा, कोगुलेटिंग या फॉकुलेटिंग वैल्यू, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल पर लीटर रिक्वायर्ड फॉर कोगुलेशन ऑफ सोल इन 1 आवर, कितना आवर, इन 1 आवर, इज कॉल्ड कोगुलेटिंग वैल्यू। हायर द कोगुलेटिंग वैल्यू, कोगुलेटिंग पावर कम है। आ गया समझ में। एक टर्म होता है प्रोटेक्टिव कोलाइड या गोल्ड नंबर। प्रोटेक्टिव कोलाइड, लायोफिलिक सोल कैसे होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, इसीलिए इनका इस्तेमाल करते हैं लायोफोबिक सोल को स्टेबल करने के लिए। इसका मतलब लायोफिलिक सोल कैन बी प्रोटेक्टेड बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सोल। लायोफोबिक सोल को हम स्टेबल कर सकते हैं बाय एडिंग लायोफिलिक सोल, जैसे गोल्ड सोल, स्टार सोल, ये सब डाल देते हैं तो इनके ऊपर एक लेयर बन जाता है और ये चार्ज कभी भी जैसे हम गोल्ड का सोल बना लेना बेटा, गोल्ड को पानी में घुला लें, कितनों अच्छा से घुला लें, तो कुछ दिनों के बाद इनके चार्ज डिस्ट्रॉय ही हो जाते हैं और ये सेटल डाउन कर जाते हैं। मगर इसमें थोड़ा सा हम इलेक्ट्रोलाइट, थोड़ा सा हम लायोफिलिक सोल डाल दें, तो ये कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं करेंगे और इसी को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक सोल। ठीक है, और इसको मेजर किया जाता है गोल्ड नंबर में। ध्यान से सुनो, क्या होता है गोल्ड नंबर? हम कहते हैं कि मिलीग्राम, क्या मिलीग्राम है, जी हाँ जी, सही सुने हैं। हम कह रहे हैं कि मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक सोल is required to prevent coagulation of 10 ml of gold soul when 1% of 10 ml W by W NaCl cause its coagulation। मतलब कितना मिलीग्राम में गोल्ड सोल डालें, कितना मिलीग्राम जैसे समझो, या समझो, मान लो हम 10 ml क्या लिए, गोल्ड सोल, और इसमें यदि हम 1 ml ऑफ 10% W by W डाल दें, W by W NaCl डाल दें, तो इसका कोगुलेशन हो जाएगा। तो कितना मिलीग्राम हम क्या डालें, कितना मिलीग्राम गोल्ड डालें, कितना मिलीग्राम लायोफिलिक कोलाइड डालें कि इसका कोगुलेशन ना हो। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं गोल्ड नंबर। अब तुम सोचो, जिसका ज़्यादा डाल रहे होंगे गोल्ड नंबर, जिसका ज़्यादा मिलीग्राम डाल रहे हैं मतलब उसका अमाउंट ज़्यादा है, मतलब उसका गोल्ड नंबर ज़्यादा है, और गोल्ड नंबर यदि ज़्यादा है मतलब उसका कोगुलेटिंग पावर कम है। इसका मतलब जिसका गोल्ड नंबर ज़्यादा होता है, वो उतना, जिसका गोल्ड नंबर कम होता है वो बेटर प्रोटेक्टिव एक्शन शो करता है। आ गया समझ में? तो गोल्ड नंबर जिसका ज़्यादा होगा, गोल्ड नंबर जिसका कम होगा, वो ग्रेटर प्रोटेक्टिव पावर शो करेगा। ठीक है, वो ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, और जिसका गोल्ड नंबर कम होगा उसका प्रोटेक्टिव पावर कम होगा। जैसे जिलेटिन का बहुत कम होता है और स्टार्च का बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बैड है, और जिलेटिन बहुत अच्छा कोगुलेटिंग एजेंट है। ठीक है, मतलब प्रोटेक्टिव पावर शो करता है। ठीक है, कॉन्गो नंबर आपको पढ़ना नहीं है, कहीं दिया हुआ भी नहीं था। इलेक्ट्रोफोरेसिस समझा दिए। अपोजिट चार्ज आयन को दोगे तो अपोजिट चार्ज, मतलब मूवमेंट ऑफ कोलाइडल सोल टू रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, यदि निगेटिव है तो निगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पर, पॉजिटिव है तो निगेटिव पर, निगेटिव है तो पॉजिटिव है। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ यूजिंग 2 इलेक्ट्रोड्स, कोलाइडल पार्टिकल मूव अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसी को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। अच्छा, एक टर्म होता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या है? मीडियम का मूवमेंट थ्रू SPM, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। समझ में आ गया? मीडियम का मूवमेंट क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। क्लियर? मीडियम का मूवमेंट क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। देखिए यहाँ
इफ सच अरेंजमेंट इज मेड, और यहां पर एसपीएम लगा दिए, इफ सब अरेंजमेंट मेड सो डिस्पर्सन मीडियम मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सच फेनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोस्मोसिस। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, वो पॉइंट जिस पर कोलाइडल पार्टिकल कहीं ना मूव करें, डू नॉट शो इलेक्ट्रोफोरोसिस, इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ कोलाइडल सिस्टम। ठीक है। अच्छा हमने बोला इमल्सन क्या है, लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड इमल्सन। इमल्सन बताए ना, लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन को ही क्या बोला गया था? इमल्सन। यही बताए थे। लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या बोले थे बेटा? इमल्सन। देखिए, ये दो टाइप का होता है, वाइल इन वाटर, वाटर इन वाइल। इतना जानने की जरूरत नहीं है, फालतू फालतू बहुत चीज देता है ये सब। ठीक है, दो टाइप का होता है, लिक्विड लिक्विड कोलाइडल, ये सब छोड़ दीजिए। अच्छा, इसको स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है। दो टाइप का होता है, वाइल इन वाटर का मिल्क और वाटर इन वाइल का बटर। ये दो बातें याद रखिएगा। अच्छा, इनमें एल्बुमिन एक्ट एज इमल्सीफायर इन बटर, इमल्सीफायर में बटर, इमल्सीफायर इन बटर में काम करता है। और उसी तरह इमल्सीफायर यहाँ कैसीन प्रोटीन होता है। कौन सा? मिल्क में कैसीन प्रोटीन इमल्सीफायर की तरह होता है और एल्बुमिन इमल्सीफायर होता है बटर में। बस इतना ही आपको जानना है और कुछ नहीं। ठीक है, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, ये सब कभी नहीं पूछेगा ना पूछा है। डिटर्जेंट का क्लींजिंग एक्शन बता दिए, नॉन पोलर टेल तो कंटेन पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल जनरली डर्ट पार्टिकल जो वाइल्ड नेचर के होते हैं स्टिक टू द क्लॉथ। और जब एक्वस सॉल्यूशन सोप अप्लाई करते हैं तो कॉन्टैक्ट नॉन पोलर पार्ट जो होता है वो डर्ट से कॉन्टैक्ट हो जाता है और उसका पोलर हेड आउटवर्ड रहता है। इन दिस वे चार्ज हेड डेवलप अराउंड एवरी छोटा छोटा ड्रॉपलेट, और जब पानी का ब्लो आता है तो उसके साथ वो रिमूव हो जाता है। ड्यू टू रिपल्सन वाइल ड्रॉपलेट स्प्लिट इनटू ए स्मॉल ड्रॉपलेट इमल्सन ऑफ वाटर वाइल, और ये रिमूव कर देता है। आ गया समझ में? ये सब जानने की जरूरत नहीं है। जेल पढ़ा चुके हैं बेटा। जेल क्या होता है? जब लिक्विड किस में घुल जाता है? सॉलिड में, तो क्या बनता है? जेल। जब लिक्विड घुलता है सॉलिड में तो क्या बनता है? जेल। बस इतना ही जानना है, जिसका एग्जाम्पल हो गया जेम जेली जो आप खाते हो। ठीक है। एप्लीकेशन, फूड में बहुत सारे फूड जो होते हैं हमारे, क्रीम, मिल्क, ये सब कोलाइडल नेचर के होते हैं। बहुत सारा मेडिसिन कोलाइडल मेडिसिन होता है बेटे। ठीक है, जैसे एंटीबायोटिक, जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रिप्टोमाइसिन, ये सब कोलाइडल ने, ज़्यादातर हमारा मेडिसिन कोलाइडल नेचर का होता है। हम लोग ज़्यादातर दुनिया में कोलाइडल ही देखते हैं। ठीक है, कोलाइडल ही हमारा सिस्टम होता है। ट्रू सॉल्यूशन तो चीनी और पानी का घोल है। ठीक है, उसी तरह सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर, अर्जिनॉल, प्रोटाजियोल, ये आई लोशन में इस्तेमाल होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड में भी, जो कि प्रोटीनेशियस नेचर का होता है, डायलाइसिस प्रोसेस से प्रोटीन किडनी जब फेल करता है तो भाई इसी का इस्तेमाल करते हैं। उसका क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अच्छा, ऑरिजिन ऑफ डेल्टा, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा कैसे होता है? रिवर जो होता है ना बेटा, उसमें बहुत सारा मड होता है, मड। ठीक है, और मड सब चार्ज होता है। मड उसमें बहुत सारा छोटा छोटा फाइन सैंड होता है और सैंड इसमें घुला हुआ होता है। तो जब ये समुंदर से मिलता है तो समुंदर में आयंस है, तो जब ये इससे मिलता है बेटे तो इसके चार्ज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ये यहीं पर सेटल डाउन करना शुरू कर देता है, तो उसी को डेल्टा का फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब रिवर वाटर कैन कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स, soil particles. The soil particle negatively charged coagulated by NaCl present in the soil, और डेल्टा का फॉर्मेशन होता है जंक्शन पर। समझ में आ गया? ब्लू कलर ऑफ स्काई, एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो कोलाइडल सिस्टम ऑफ डस्ट एंड वाटर। एटमॉस्फेयर जो है वो कोलाइडल सिस्टम है डस्ट और वाटर का, इन विच डिस्पर्सन ऑफ ब्लू लाइट एंड एब्जॉर्ब द रिमेनिंग कलर। तो ध्यान से सुनिए, ये ब्लू लाइट को डिस्पर्स कर देता है और बाकी कलर को क्या कर देता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए स्काई कैसा दिखाई देता है? ब्लू कलर। ठीक है, क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये तो समझ ही दिए। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, राजस्थान वगैरह में ना बेटा पानी बहुत गंदा होता है, तो वही काम जो डेल्टा में किए। डेल्टा में तो
मड में, वहाँ पानी में छोटा लेवल में ये काम कर रहा है। इसमें मड में कीचड़ है, मतलब पानी में कीचड़ है, तो क्या करते हैं, फिटकरी डाल देते हैं। फिटकरी में सॉल्ट होता है, आयंस होता है, K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24H2O पढ़े है ना। तो ये डाले तो इसके चार्ज पार्टिकल को खत्म कर दिया और ये सेटल डाउन कर गया फिर से। तो ये छोटा में हुआ और ये बड़ा में हुआ, ठीक है। तो एलम इज यूज टू प्यूरिफाई टर्बिडिटी वाटर, मतलब सॉइल पार्टिकल, टर्बिड वाटर। टर्बिड वाटर मतलब इन विच सॉइल इज प्रेजेंट। तो जहाँ भी टर्बिड वाटर होता है वहाँ पर, क्योंकि इसमें ये आयंस होते हैं जो चार्ज को कोगुलेट कर देते हैं। प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, जहाँ चिमनी या इंडस्ट्री होता है बेटा, उसके ऊपर हम कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर लगा देते हैं। कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर, स्मोक प्रेसिपिटेटर, ये क्या करता है, ये चार्ज पार्टिकल को अपने में चिपका लेता है। आपके जो साइलेंसर होता है उसमें भी ये लगा होता है। तो स्मोक रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्री कंटेन पॉइजनस पार्टिकल पास थ्रू अपोजिटली चार्ज प्लेट। इसको अपोजिटली चार्ज प्लेट से पास करते हैं। अब हमको थोड़ी पता है कि कौन सा चार्ज है स्मोक पार्टिकल, तो विच एब्जॉर्ब चार्ज पार्टिकल एंड मेक ए स्मोक पॉइजनस, नॉन पॉइजनस। तो चार्ज पार्टिकल और कार्बन पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रबर में, रबर इंडस्ट्री, इन सभी में रेन्स भी कोलाइडल नेचर का होता है, ठीक है। तो रेन करवाते हैं, आर्टिफिशियल रेन कैसे करवाते हैं, या तो चार्ज सैंड फेस देते हैं, चार्ज सैंड, हम प्लेन से चार्ज सैंड को ऊपर लेके जाते हैं, और बादलों, जो बादल क्या है, कोलाइडल है। बादल क्या है, कोलाइड है। और मतलब बादल है तो बादल कोलाइड है, तो बादल कोलाइड है तो सब बादल चार्ज है, वो दूर दूर है। क्यों, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, छोटे छोटे बादल के टुकड़े बने हुए हैं। तो किया जाता है, चार्ज सैंड ले जाके एरोप्लेन से उन पर छिट दिया जाता है, जिससे उनके चार्ज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो बादल दूर दूर थे वो इकट्ठा आ जाते हैं, और बड़ा हो जाता है तो वाइल्ड ड्रॉपलेट बढ़ जाता है और नीचे टपक जाते हैं पानी के बूंद में, ठीक है। सीवेज का डिस्पोजल भी कोलाइडल सिस्टम के वजह से करते हैं, इलेक्ट्रोफोरोसिस से, ठीक है। तो देखिए, सीवेज कंटेन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सैंड और डट। आफ्टर सेपरेटिंग बाय इलेक्ट्रोफोरोसिस प्रेसिपिटेट ऑब्टेन, और इसका यूज करते हैं फर्टिलाइजर एंड वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन। तो पहले क्या करते हैं, सीवेज को ट्रीट कर लेते हैं और इस तरीका से काम करते हैं। समझ में आ गया। अब इसके बाद है बेटा, छोटा छोटा टॉपिक है, कैटालाइसिस। ये तीसरा पार्ट है, कैटलिस्ट। ध्यान से सुनिए। कैटलिस्ट वो सबस्टांस होता है जो केमिकल रिएक्शन को तो अल्टर कर देता है, मगर खुद इटसेल्फ रिमेन अनचेंज, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेट और देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एट द एंड ऑफ रिएक्शन। तो इनका ना वेट में चेंज होता है, ना कॉन्स्टिट्यूएंट में चेंज होता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं, और इट इज कॉल्ड कैटलिस्ट, और प्रोसेस फेनोमेना को कहते हैं कैटालाइसिस। तो सबस्टांस जो रेट ऑफ रिएक्शन विच चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बट रिमेन्स अनचेंज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेट एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोजिशन एट द एंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट, एंड फेनोमेना इज कॉल्ड कैटालाइसिस। कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है बेटा, इस वजह से रिएक्शन फास्ट हो जाता है, ठीक है, रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो जो कैटलिस्ट कम करता है उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो बढ़ा देता है उसको क्या कहते हैं, निगेटिव कैटलिस्ट। इसका मतलब निगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन को स्लो करता है और ये रिएक्शन को फास्ट करता है। जैसे KClO3 में हम मैग्नीज डाइऑक्साइड, हेबर प्रोसेस तो सब जानता है, हेबर प्रोसेस में आयरन कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। H2O2 तो खुद डिकम्पोज करता है, इसको तोड़ने के लिए कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। ये गलत बात है, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, सब सही होगा तोड़, ठीक है। अच्छा, जैसे क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज करके फॉस्जीन नाम का गैस बनाता है, इसको रोकने के लिए थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल डाल दिया जाता है बेटा, ये बात याद रखें। उसी तरह पेट्रोल में लेड डाल देते हैं, हाँ, टेट्राइथाइल लेड, ये एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, ठीक है, फटफटाहट की आवाज़ को कम करता है, ठीक है, आ गया समझ में। अच्छा, प्रमोटर और एक्टिवेटर क्या होता है। प्रमोटर वो होता है बेटा जो कैटलिस्ट को एक्टिवेट करता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रमोटर आर द सबस्टांस विच एक्टिवेट कैटलिस्ट। तो सम सबस्टांस इंक्रीजेज इफिशियंसी ऑफ कैटलिस्ट बाय कैटेलिटिक प्रमोटर। तो नाम अच्छा है प्रमोटर, मगर ज़्यादा अच्छा कहा जाए कैटेलिटिक प्रमोटर। इसका मतलब प्रमोटर वर्क ऑन कैटलिस्ट और इंक्रीज इट्स इफिशियंसी। जैसे हेबर प्रोसेस में आयरन तो कैटलिस्ट है और मोलिब्डेनम प्रमोटर है। एंटी कैटलिस्ट और कैटालाइटिक पॉइजन,
वो जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर दे, कम कर दे, उसको कैटेलिटिक पॉइजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटेलिटिक पॉइजन। याद रखिएगा, यहाँ पर निगेटिव कैटलिस्ट था और यहाँ कैटेलिटिक पॉइजन है, ठीक है। तो सब्सटेंस विच डिक्रीज इफिशियंसी ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड कैटेलिटिक पॉइजन, ठीक है। तो यहाँ इनहिबिटर या निगेटिव कैटलिस्ट लिखते हैं और यहाँ पॉइजन लिखते हैं। तो पॉइजन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करता है। आ गया समझ में? अच्छा, रिएक्शन ऑफ कैटलिस्ट गेट, अच्छा, रिएक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ दिस सब्सटेंस ऑन एक्टिव सेंटर ऑफ कैटलिस्ट। एक्टिव सेंटर पर एडजॉर्ब हो जाते हैं और उसकी एक्टिविटी को कम करते हैं, ठीक है। जैसे H2S डिक्रीज कर देगा इफिशियंसी ऑफ आयरन को, इसको निगेटिव कैटलिस्ट आप कह सकते हैं। निगेटिव कैटलिस्ट ज़्यादा अच्छा कहिए या एंटी कैटलिस्ट कहिए, ठीक है। कैटलाइसिस दो टाइप का होता है, होमोजीनियस कैटलाइसिस, कैटलिसिस प्रोसेस है बेटा, कैटलिस्ट एजेंट है, ठीक है। तो यदि कैटलिस्ट और रिएक्टेंट एक ही फेज में हो, जैसे यहाँ गैस और ये भी गैस और ये भी गैस, मतलब रिएक्टेंट और कौन, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट एक फेज में हो तो उसको क्या बोलते हैं? तो व्हेन इन विच कैटलिस्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज, तो उसको होमोजीनियस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस या कैटलिस्ट उसको कहेंगे जिसमें कैटलिस्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट फेज में होंगे। जैसे यहाँ देखिए, ये सब गैस है जबकि ये अलग फेज में है, ठीक है, अलग फेज में। ऑटो कैटलिस्ट, जिसको दूसरे कैटलिस्ट की जरूरत ना हो, प्रोडक्ट एक्ट इटसेल्फ एज ए कैटलिस्ट इज कॉल्ड ऑटो कैटालाइसिस, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, ये क्या है? इथाइल एसीटेट को वाटर से दिए तो इथाइल अल्कोहल प्लस एसिटिक एसिड बना, और यहाँ पर इथाइल एसिटिक एसिड खुद ऑटो कैटलिस्ट है, मतलब रिएक्शन को फर्दर कटाने लगता है। आ गया समझ में? चलिए हटाइए। यहाँ देखिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट बहुत आसान है, हम बहुत पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। कैटलिस्ट में डेल्टा H में कोई चेंज नहीं होता। अच्छा, कैटलिस्ट रिएक्शन मास और कंपोजिशन में अनअल्टर्ड रह जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। कैटलिस्ट रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता, नहीं रिएक्शन करवाता है, रिएक्शन को तेज जरूर करता है। हर एक रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है ऑप्टिमम टेम्परेचर पर, डेल्टा H में कोई चेंज नहीं होता। इवन हाँ, डेल्टा H में चेंज नहीं होता, ये घट जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है, जिससे रिएक्शन क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, के इक्विलिब्रियम में भी कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि जितना से के फॉरवर्ड बढ़ता है उतना ही से के बैकवर्ड भी बढ़ जाता है, इसीलिए दोनों बढ़ता है, के फॉरवर्ड के बैकवर्ड बढ़ता है, इसलिए के इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। रेट तो देखिए, कैटलिस्ट अफेक्ट द फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वली, इसीलिए अति में फर्क नहीं पड़ता, के सी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ कैटालाइसिस, दो मैकेनिज्म चलते हैं, इंटरमीडिएट थ्योरी चलता है होमोजीनियस कैटालाइसिस के लिए, और हेट्रोजीनियस के लिए एडजॉर्प्शन थ्योरी चलता है। होमोजीनियस का मतलब जैसे ए बी बना, तो पहले क्या होता है, कैटलिस्ट इससे रिएक्शन करके एक फास्ट प्रोसेस, बाद में ये बी से रिएक्शन किया और क्या बना लिया? ए बी। यदि रेट लिखने चाहेंगे तो स्लो प्रोसेस से ही रेट लिखेंगे, और बाद में किसको हटा देंगे? ए एक्स को हटा देंगे, एक्स को, इसको इक्विलिब्रियम में मानते हुए, ये दोनों बैलेंस है, तो एक्स को हटा देंगे कैसे? कि एक्स बराबर क्या लिख लेंगे? एक्स बराबर लिख लेंगे ए एक्स बाय क्या, ए एक्स को हटाना है ना, तो ए एक्स को क्या कर देंगे? क्या लिख लेंगे? ए प्लस एक्स लिख लेंगे, ए प्लस एक्स, और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ए एक्स इंटू बी लिखे ना, और इसको हम हटा देंगे किससे? ए एक्स को हटा देंगे इससे, मतलब ए एक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ए एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और यहाँ से इसको हटा देंगे, यहाँ से ए लिख लेंगे बस, ये एक्स नहीं। आ गया समझ में? तो आ गया समझ में, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2, 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। आया समझ में? तो एडजॉर्प्शन थ्योरी किस पर चलता है? सॉरी, इंटरमीडिएट थ्योरी किस पर चलता है? होमोजीनियस कैटलिस्ट पर, ठीक है। आ गया समझ में? एडजॉर्प्शन थ्योरी किस पर चलता है? एडजॉर्प्शन थ्योरी चलता है
हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस पर बेस्ड ऑन केमिकल एडजॉर्प्शन। इसमें पहला से स्टेप, इसमें 5 स्टेप होते हैं। पहला डिफ्यूजन, दूसरा एडजॉर्प्शन, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, चौथा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और फिर डिफ्यूजन, फिर पहला डिफ्यूजन, एडजॉर्प्शन, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट वाया बॉन्ड, उसके बाद डी एडजॉर्प्शन और फिर डिफ्यूजन। यही 5 स्टेप होते हैं। देखिए पहला क्या हुआ, एडजॉर्प्शन, उसके बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद डी एडजॉर्प्शन हो गया प्रोडक्ट का, और फिर बाद में डिफ्यूजन हो जाता है। आ गया समझ में, क्लियर हो गया। चलिए सम इंपॉर्टेंट कैटालिटिक प्रोसेस जिसको आपको याद रखना है। हेबर प्रोसेस से अमोनिया बनाया जाता है, ऑस्टवाल प्रोसेस से HNO3 बनाया जाता है, लेट चैम्बर प्रोसेस से SO3, बाद में इसमें वाटर डाल दिया जाता है तो H2SO4 बन जाता है। पहले H2S2O7 ओलियम बनता है, उसमें पानी डाल के बनाते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से भी H2SO4 बनाया जाता है। डेक्कन प्रोसेस से Cl2 बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, Cl2। बॉस प्रोसेस से H2 बनाया जाता है। वाटर गैस CO+H2 को, अब प्रोड्यूसर गैस CO+N2 को बोलते हैं। वाटर पास किए CO+H2 बन जाता है। ठीक है, आइए वेजिटेबल ऑयल में यदि हाइड्रोजन निकल कैटलिस्ट पर पास करते हैं तो वनस्पति घी बन जाता है। ठीक है, अच्छा वाटर गैस को यदि ZnOCr2O3 पर पास किए तो ये बन जाता है। लास्ट पार्ट एंजाइम। एंजाइम और कैटलिस्ट में क्या अंतर है, एंजाइम भी कैटलिस्ट है मगर ये बायो कैटलिस्ट है। कैसा, लिविंग सेल के अंदर बायो कैटालिस्ट। ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करता है। ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करता है। एनसीईआरटी जो इसका डेफिनेशन लिखता है कि एंजाइम्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट फाउंड इन प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, दे आर बायो कैटलिस्ट और प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। ठीक है, प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। ये कोलाइड बनाते हैं इन वाटर। ठीक है, और व्हेन इलेक्ट्रोलाइट आर एडेड देयर एक्टिविटी डिक्रीजेज बिकॉज इट डिस्ट्रॉय कोगुलेशन। इसके कोगुलेशन को क्या कर देते हैं, कम कर, डिस्ट्रॉय बाय कोगुलेशन। तो जब भी आप कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हो एंजाइम में तो इसका एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, अच्छा एंजाइम्स बिहेव सच हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, एंजाइम एक पार्टिकुलर पीएच पर ही काम करते हैं, स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। अलग अलग चीज़ों को करवाने के लिए अलग अलग एंजाइम का ज़रूरत होता है। एंजाइम की एक्टिविटी 5 से 7 और बॉडी पीएच और बॉडी टेम्परेचर पर काम करते हैं। मतलब 298 से लेके 298 से लेके 310 डिग्री सेल्सियस पर ये ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। आ गया समझ में, अच्छे से एंजाइम काम करते हैं। द डिफरेंस ऑफ एंजाइम एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, एंजाइम्स आर नॉट सिंथेसाइज, कैटलिस्ट सिंथेसाइज। एंजाइम्स रिक्वायर्ड, एंजाइम्स ऑर्गेनिक होते हैं। एंजाइम्स ऑलवेज रिक्वायर्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड कोफैक्टर बट कैटलिस्ट इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। एंजाइम को कोफैक्टर की ज़रूरत होती है जिससे मिल के ये एक्टिव होते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को एमिल फिशर ने बताया था, जिसको लॉक एंड की हाइपोथेसिस कहते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट से मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग, फिर से एंजाइम दूसरे को प्रोसेस करता है। कुछ एंजाइम के बारे में, स्टार्च यदि माल्टोज में बदल रहा है तो डाइस्टेज एंजाइम है। ग्लूकोज से इथानोल बन रहा है तो जाइमेज एंजाइम है। सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन रहा है तो क्या, इन्वर्टेज एंजाइम है। ठीक है, माल्टोज से ग्लूकोज बन रहा है, देख रहे हैं ये माल्टोज से, तो माल्टेज एंजाइम है। यूरिया से अमोनिया और CO2 बन रहा है तो यूरेज एंजाइम है। इथाइल अल्कोहल से एथिक एसिड बन रहा है तो ये छोड़ दीजिए, नहीं दिया हुआ है। प्रोटीन से एमिनो एसिड बन रहा है तो ट्राइपोसिन एंजाइम है। प्रोटीन से पेप्टाइड बन रहा है तो पेप्सिन एंजाइम है। स्टार्च से शुगर बन रहा है तो ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछेगा। इस प्रकार आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।